हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये एग्जाम डेट है आपकी 6 Jan 2022। ओके, यहाँ पे सबसे लेवल 2 वालों के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेन्स। आपको हार्ट की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। हार्ट जो होता है वो मैमल्स के अंदर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर जो हार्ट होता है दिस इज योर 4 चैम्बर्ड। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसे हम बोलते हैं आर्ट्रियोल, और जो नीचे वाला चैम्बर होता है इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग जो आपका लेफ्ट पोर्शन होता है ना दैट इज योर राइट पोर्शन, एंड जो आपका राइट पोर्शन होता है दैट इज योर लेफ्ट पोर्शन। तो इसे बोला जाता है आपका राइट एट्रियम, ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल, इधर होता है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या होता है आपका एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और इधर होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट, और इधर होता है आपका द्विवलनीय कपाट। जो वेन्स होती है ना इनका मेन काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि बेकार ब्लड को ही कैरी करती है। और जो आर्टरीज होती है ना वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी वेन होती है जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, मेन नाम होता है इसका वेना कावा। एक होती है इसमें सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इसमें इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो आपकी स्टमक से जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाती है, राइट एट्रियम में। और जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो आपकी स्टमक से जो नीचे वाला पोर्शन होता है टो तक, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाती है, राइट एट्रियम में। ठीक है, यहाँ पे होती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में आउटा। आउटा जो होती है वो सबसे बड़ी आपकी आर्टरी होती है जो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको पंप आउट करती है। ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल होती है ना वो हमेशा थिक होंगी। क्यों? क्योंकि आर्टरीज का मेन काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका पूरी बॉडी में पंप आउट करना। जब आप किसी चीज को जोर से प्रेशर आउट करते हो तो उस केस में क्या होता है, फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसकी जो वॉल होती है उसको थोड़ा थिक रखा जाता है। जबकि जो वेन्स होती है ना आपकी, इनकी वॉल्स हमेशा थिन होती है। आर्टरीज कैसी होती है, थिक, और जबकि जो वेन होती है वो कैसी होती है, थिन। क्योंकि जो वेन्स होती हैं इनका काम होता है जितना भी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लेकर आना। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक होता है आपका प्यूरिफिकेशन और एक होता है आपका फिल्ट्रेशन। जो प्यूरिफिकेशन होता है ना ये प्रोसेस हमेशा आपकी कहाँ होती है, लंग्स में। क्यों? क्योंकि CO2 बाहर जाएगी और ऑक्सीजन इनटेक होगी। अगर फिल्टर की बात करें तो फिल्ट्रेशन होता है हमेशा आपका ब्लड का किडनी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको वापस फ्लो किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जो वेन्स होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि CO2 रिच ब्लड जो होता है उसी को ही हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। और अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड हो तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे जो वेन्स होती है वो क्या करती है, CO2 रिच ब्लड को अलग अलग पार्ट, बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेके आती है कहाँ पे, हार्ट तक। तो बिल्कुल सही है, वेन्स का यही काम होता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आपके हार्ट तक लेकर आए। वेन्स हैव थिक वॉल्स नहीं, जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल हमेशा कैसी होती है, थिन, क्योंकि अभी बताया था इनका मेन काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आना। वेन्स हैव वॉल्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। बिल्कुल सही बात है, जो वेन्स होती हैं उनमें क्या होता है, वॉल्स होते हैं। अभी बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और इधर बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये किसके लिए होते हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो केवल हार्ट की तरफ ही हो। अगर वाल्व नहीं होगा तो ये वाला जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएगा। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल्व लगा देते हैं जिसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऊपर रहे और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट रहे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका A and C बोथ आर करेक्ट, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। एक चीज और याद रखिएगा, जो पल्मोनरी वेन होती है इसमें एक आर्टरी और वेन होती है। मैक्सिमम जो आर्टरीज होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है उसका मेन काम होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। जबकि वेन्स क्या करती हैं आपकी, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। हिंदी में शिराओं के विषय में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। शिराएं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। शिराओं की भित्तियां मोटी होती हैं नहीं, शिराओं की भित्ति कैसी होती है, पतली।
शिरा में ऐसे बाल होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है आपका पोटेशियम, और अगर सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो वो होता है आपका गोल्ड। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही कहीं पे भी डाल देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन, iron can displace copper from copper sulfate solution but cannot displace aluminium from aluminium sulfate solution. एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिएक्टिविटी होती क्या है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, गलत, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जिंक। तो जो जिंक है वो एल्यूमिनियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक को रिप्लेस कर सकता है। कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन, कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि आयरन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, अभी यहाँ पे देखा था हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस इजीली कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। मान लीजिए ये क्या है आपका आयरन, यहाँ क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। इसने क्या किया, अपना फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। अब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के बाद ये कॉपर को यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है। लेकिन ये जो आयरन होता है ये क्या करता है, एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है वहां से एल्यूमिनियम को रिमूव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो जितना भारी होगा, जितना रिएक्टिव होगा, उसको डिस्प्लेस करना उतना ज़्यादा टफ होता है। एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम और ये है आपका फेरस सल्फेट, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, Al2SO4 प्लस Fe, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा और आयरन जो है वो अलग से मेटल बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अगर आपसे रिएक्टिविटी सीरीज पूछी जाए तो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कौन सा होता है, पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है आपका गोल्ड, ठीक है। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है आपका सोडियम, ठीक है, ये कुछ याद रखिएगा। फिर आता है लिथियम, और अगर यहाँ पे देखें ऊपर, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऊपर आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर 3 या 4th नंबर पे आता है आपका जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज आपको मालूम होगी तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपकी जितनी भी मेटल्स होती है ना वो आती हैं, जैसे कि आपका प्लेटिनम हो गया, फिर गोल्ड, फिर होता है आपका सिल्वर, फिर उसके ऊपर आता है मरकरी, ये आपकी सारी मेटल्स होती हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 8 प्लैनेट 6 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम रोटेट ऑन देयर एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सॉरी 8 जो प्लैनेट्स हैं उन सोलर सिस्टम के, उनमें से 6 जो हैं वो तो कैसे मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो कैसे मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट, तो वो क्या करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट जो है वो रोटेट करते हैं। वो दोनों कौन है आपके, वेनस और अरेनस, ठीक है। ये होता है आपका शुक्र और अरुण। तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शुक्र और यूरेनस होता है वो क्या करते हैं, आपके ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। मैक्सिमम प्लैनेट्स कैसे करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। और जो अरुण होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अरेनस को ही लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने एक्सिस पे इतना ज्यादा टिल्टेड है कि वो ऐसा लगता है बिल्कुल लेटा हुआ है। नेपच्यून जो है वो इतना ज्यादा फ्रीजिंग प्लेनेट है कि वहां पे अगर कोई जाने की भी सोचे, पहली बात तो जा नहीं सकता, और अगर जाने की भी सोचे तो इतनी ज्यादा ठंड है वहां पे। शुक्र जो है इसे ही भोर का तारा, सांझ का तारा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64।
Which of the following processes will be hampered in mouth cavity of a person whose saliva is lacking salivary amylase? यहाँ पे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस जो है वो माउथ कैविटी में हैम्पर होगी, मतलब नहीं हो पाएगी एक पर्सन की जिसमें सलाइवा जो है वो सलाइवरी अमाइलेज को नहीं बना पा रहा है। ठीक है, सलाइवा जो होता है ना, इसका मेन काम होता है, माउथ के अंदर दो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज और एक होता है आपका लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है उसका मेन काम होता है जो भी आपने खाना लिया है उसमें जितने भी बैक्टीरिया है या फिर कुछ भी है उनको किल करना। और जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, इसका मेन काम होता है जो स्टार्च है उसको छोटे छोटे शुगर कंपोनेंट्स में तोड़ना। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है सबसे पहला कन्वर्जन हमारी बॉडी में, यानी कि डाइजेशन की सबसे पहली प्रोसेस ही हमारी बॉडी में कहाँ से शुरू होती है? माउथ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि माउथ में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है और ये सलाइवरी अमाइलेज जो है उसका मेन काम क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। क्लियर? ये क्या करता है, जो माल्टोज शुगर होती है उसमें उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड, यहाँ पे आपका जो लाइपेज एंजाइम होता है ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इधर ट्रिप्सिन जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 3। तो जिन लोगों में सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा उनमें क्या होगा, स्टार्च जो है वो शर्करा में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैन बी सीन व्हेन लाइट, यानी कि जो डिस्पर्जन होता है लाइट का उसे कब आप देख सकते हो? तो लाइट का जो डिस्पर्जन होता है उसमें बेसिकली ये एक प्रिज्म होता है, यहाँ से लाइट को क्या करते हैं, हम पास करते हैं, तो लाइट जो होती है वो अपने 7 कलर में टूट जाती है जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। क्लियर? ये जो विबग्योर बनता है, जैसे ही आपने किसी लाइट को प्रिज्म से पास किया तो लाइट जो होती है ना वो अपने कलर का एक स्पेक्ट्रम बनाती है। ये आपको वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो जो व्हाइट लाइट अपने अलग अलग कलर में डिस्पर्स होती है उसे ही हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। क्लियर? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट को देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, जो डिस्पर्जन की प्रोसेस होती है ना ये हमेशा डिपेंड करती है आपकी वेवलेंथ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम में किस पे डिपेंड करता है? आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उस पर ये डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है या वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो उतना ही ज़्यादा उसमें जो आपके लाइट है उस पर फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रोसेस थ्रू सोप बबल्स, आपने देखा होगा जो सोप होती है जब मम्मी कपड़े वगैरह धोते हैं, हम हाथ से कपड़े धोते हैं तो साबुन के बबल्स बनते हैं, उनमें जब लाइट आती है तो साबुन पे आपने देखा होगा वो 7 कलर्स में दिखती है। तो ये तो सही है। फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सीढ़ी, सीढ़ी पे जब लाइट गिरती है तो हमको 7 जो कलर हैं वो इजीली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये भी सही है। पासेस थ्रू रेन ड्रॉप, जो रेनबो बनता है वो बनता कैसे है? जब लाइट जो होती है वो बारिश की एक बूंद से पास होती है। गेट्स फोकस्ड ऑन द सरफेस ऑफ शाइनिंग मार्बल, जो शाइनिंग मार्बल पे जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो दिखती है तो ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ना कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी। इन तीनों में ही क्या होती है, व्हाइट लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है अपने 7 कलर्स में, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आपको जो विबग्योर है वो बनता हुआ दिखाई देता है। ओके, आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, साबुन के बुलबुलों से गुजरना, सीढ़ी की सरफेस पे पड़ना, वर्षा की बूंदों से गुजरना। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे बात हुई है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? फ्रिक्शन होता है कि जो आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट जो एक फोर्स लगता है उसे ही हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको यहाँ पे अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसको दूसरी तरफ ले जाने की, खींचने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया कवर करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आने वाली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो बल एक दूसरे के अगेंस्ट लगता है और एक दूसरे के मोशन को जो वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं मोशन में, तो उसे ही हम बोलते हैं आपका फ्रिक्शन। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा होगा। स्टैटिक होता है आपका रुका हुआ फ्रिक्शन। कोई मान लीजिए बुक है वो रखी हुई है, कोई बक्सा है जो ज़मीन पे रखा हुआ है, आप ज़मीन पे चुपचाप खड़े हैं, तो कोई रुका गाड़ी जो है वो ज़मीन पे रखी हुई है, तो इन सब में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब जितना ज़्यादा एरिया आप कवर करोगे उतना ज़्यादा वो ज़मीन के टच में आएगा, और बिल्कुल रुका हुआ फ्रिक्शन है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है।
उसके बाद आपका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है इसमें फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, और सबसे कम फ्रिक्शन होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन में। जब हम ट्रॉली वगैरह को खिसकाते हैं, जो आजकल 4 व्हील ट्रॉली है, हम उसको क्या करते हैं, उसमें एरिया कम हो जाता है, और जैसे ही एरिया कम हो जाता है तो एक दूसरे के संपर्क में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन पे जो एक दूसरे का फोर्स लगता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में कम जाता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के टच में आते हैं तो उन पे जो बल लगाया जाता है वो एक दूसरे के सापेक्ष जो मूवमेंट होती है, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसका क्या करता है, विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट ब्लॉक है और लकड़ी का फर्श है, उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक में, फिर होता है स्लाइडिंग में, और सबसे कम होता है रोलिंग में। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, गलत है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेरिजन में नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बट मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कभी भी स्मॉलर नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लार्जर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बट मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ये बिल्कुल ही गलत है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है देन द रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा स्टैटिक में है, फिर स्लाइडिंग में है, और सबसे कम है रोलिंग में। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, लेकिन कम होता है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट। जो सर्पी घर्षण होता है वो लोटनी घर्षण से तो ज़्यादा होता है, लेकिन स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। अ स्टूडेंट वांट टू चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड, जो एक बच्चा है वो चेंज करना चाहता है एक फीबल साउंड को किस में, लाउड साउंड में। फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द, जहाँ पे भी आप लाउडनेस की बात करेंगे ना, लाउडनेस की बात आते ही किससे रिलेशन हो जाएगा इसका, एम्पलीट्यूड से, ठीक है। जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, क्लियर। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा, वेवलेंथ ऑफ साउंड होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। अगर श्रिलनेस की बात करें कि वॉइस की जो श्रिलनेस होती है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उसका करेक्ट आंसर होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। आपने शेर की आवाज़ देखी होगी, तो जो शेर की आवाज़ होती है वो बहुत तीखी होती है, बहुत लाउड होती है, क्यों, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आप श्रिलनेस की बात करें, जैसे कई लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत तीखी होती है, बहुत पैनी होती है, क्यों, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एनिमल सेल। एक होती है आपकी प्लांट सेल और एक होती है आपकी एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होती है ना उसमें सबसे आउटर स्ट्रक्चर होती है आपकी सेल वॉल, जबकि इधर होती है डायरेक्ट मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है उसका मेन काम होता है प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेल वॉल हमेशा कैसी होती है, कंप्लीटली परमिएबल। उसके बाद इसमें आती है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये दोनों में ही कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि जो लिमिटेड अमाउंट होता है, जो जो इंग्रेडिएंट जरूरी होते हैं सिर्फ उनको ही अंदर पास होने देते हैं, बाकी ये उसको पास नहीं होने देती, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्लांट सेल होती है उसके सेंटर में होता है आपका वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल के सेंटर में क्या होता है आपका न्यूक्लियस। क्योंकि इनमें जो प्लांट सेल होते हैं उनमें फूड स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वैक्यूल बहुत बड़ी हो जाती है और वो सेंटर में रहती है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। न्यूक्लियस का मेन काम होता है जितनी भी हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन है उनको पेरेंट टू प्रोजेनी ट्रांसफर करना। अब यहाँ पे पूछा है कि सेल ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल के कौन कौन से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन वैक्यूल जो होती है वो एनिमल सेल में नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है, सॉरी ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। वैक्यूल होती है एनिमल सेल में लेकिन छोटी साइज की होती है और वो पेरीफेरी की तरफ होती है। ये प्लांट सेल है आपकी, ये हो गई आपकी सेल वॉल, इसके अंदर है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसमें अंदर है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे होती है वैक्यूल, यहाँ होता है न्यूक्लियस और यहाँ होता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, साइड में होती है छोटी छोटी वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए होता है, थ्रेड्स होते हैं। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में होती है, ना कि एनिमल सेल में। सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर होता है, ना ही साइटोप्लाज्म होता है, ना ही न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो एनिमल सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है सेंटर में, वैक्यूल जो होती है वो आपकी पेरीफेरी में होती है। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन जो होता है वो आपकी ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो होती है वो आपको यूवी रेज जो है उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका O3। ठीक है, आपकी जो लेयर्स होती हैं उनमें सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है आपकी आयनोस्फेयर और एक आती है आपकी एक्सोस्फेयर। तो ओजोन जो है वो हायर लेवल पर बनती है एटमॉस्फेयर के बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है कि जो ओजोन है वो कब बनती है, जो एटमॉस्फेयर का हायर लेवल है ऊपर की तरफ जब जाते हैं तब बनती है, बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। जो ओजोन है उसका मेन काम होता है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करना। ये बात भी बिल्कुल सही है। ओजोन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन। जो ओजोन है वो ऑक्सीजन से अलग नहीं है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से अलग होती है, क्योंकि जो ओजोन होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका O3, जबकि जो ऑक्सीजन होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका O2। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज नॉट कंसीडर्ड ए केमिकल चेंज। बिल्कुल गलत बात है कि जब ओजोन जो होती है उसका ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या बनाती है, ओजोन प्लस फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एक केमिकल चेंज होता है। जब आप किसी नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं तो वो हमेशा एक केमिकल चेंज होता है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो यहाँ पे ओजोन जो है वो ब्रेक डाउन हुई किसमें, ऑक्सीजन और एक फ्री रेडिकल ऑफ ओजोन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A एंड B। सो द ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ओजोन का मेन काम क्या होता है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं उनसे हमारे प्रोटेक्शन करना। ओजोन कब बनती है, जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है उस पे जब यूवी रेज एक्ट करती हैं किस पे, ऑक्सीजन पे, तब क्या बनता है आपका ओजोन फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना उसका मतलब होता है जिसमें फ्लोरा भी आता है और जिसके अंदर हमारा फोना भी आता है। फ्लोरा होता है आपका प्लांट सेल्स। ठीक है, जितने भी प्लांट सेल्स होती हैं उसे हम बोलते हैं फ्लोरा, और जो फोना होता है उसमें आते हैं आपके एनिमल्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो दोनों ही साथ में रहते हैं। इट इज़ फाउंड इन एविडेंस इन डेंस फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा डेंस एरिया होगा, जितना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, आपको इजीली बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इट रेफर्स टू ओनली द फोना फाउंड इन एन एरिया। नहीं, केवल फोना नहीं होता है, फ्लोरा भी होता है, फोना भी होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जितनी भी आपकी लिविंग चीज़ें होती हैं वो डाइवर्सिफाइड फॉर्म में हो। मान लीजिए सारे जानवर हों, चाहे हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, ओमनीवोरस हो, अलग अलग प्लांट्स हो, चाहे जीरोफिटिक हो, एक्वेटिक हो, तो उस तरह की जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज फाउंड इन ए गिवन एरिया। नहीं, ये इससे रेफर नहीं होता है कि जो इंडिविजुअल स्पीशीज जो है वो दिए हुए एरिया में मिलती हैं। ठीक है, ये होता है आपका एंडेमिक। जो एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसके अंदर जब कोई स्पीशीज आपको मिलती है तो उसे हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक वैरायटी होती है, वेरियस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गिवन एरिया है, यहाँ पे जो फ्लोरा होगा और जो फोना होता है उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उस वैरायटी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे A और D जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जब एक पर्टिकुलर एरिया में हमको क्या मिलता है, फ्लोरा भी देखने को मिलता है और फोना जो है उसमें भी एक डाइवर्सिटी जो है उसको देखने को मिलती है, तो उसे ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। दूसरी चीज, जितना ज़्यादा एबंडेंस एरिया होगा, जैसे फॉरेस्ट्री एरिया है या फिर कोई जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को देख पाओ, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट।
ये फ्लोरा फोना दोनों को ही इंक्लूड करता है, ना कि पर्टिकुलर एक चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ 3 पेट्रोकेमिकल्स। जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उनमें से 3 जो ऑप्टेंड होते हैं उनके नाम आपको बताने हैं। डीजल, केरोसिन, रेयन। रेयन जो होता है वो आपका वुड पल्प होता है, ना कि ये आपका पेट्रोकेमिकल होता है। ठीक है, रेयन जो है उसे ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, दूसरी चीज डीजल और केरोसिन जो है वो दोनों ही क्या होते हैं, आपके पेट्रोकेमिकल होते हैं। पेट्रोल, डीजल और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है आपका NaOH, ये कभी भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, पॉलिस्टर, बिटुमेन, ये तीनों ही क्या होते हैं, आपके पेट्रोकेमिकल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटर्जेंट जो होते हैं वो आपके बेस सब्सटेंस होते हैं, जिनके अंदर आपका धावन सोडा वगैरह यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल और कोलतार जो है वो क्या है, आपके पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। अगर आपसे बिटुमेन जो होता है वो अगर पूछा जाए तो ये आपकी रोड फॉर्मेशन जो होती है उसमें इसको यूज किया जाता है। जब आप रोड बनाते हैं तो उसमें बिटुमेन यूज होता है। जो पॉलिस्टर होता है ये एक पॉलीमर होता है जिसमें एस्टर ग्रुप जो होती है उसकी एक लंबी खासी चेन होती है। जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं ये क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, जैसे मशीन हो गए उन सब में इनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। यू हैव अ ब्रिक। आपके पास क्या है, एक ईट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इफ यू कीप इट ऑन ए टेबल सच दैट डिफरेंट फेसेस टच द सरफेस ईच टाइम। अब आप उसको टेबल पे इस तरीके से रखते हो कि हर टाइम जो है वो अलग अलग तरीके से जो उस टेबल है उसको वो ये टच करती है। ठीक है, यहाँ पे अब आपसे बात हुई है कि इवन इन 3 डिफरेंट केसेस, मतलब अलग अलग केसेस में आपने उसको अलग अलग तरीके से रखा, तो जो ईट है वो क्या करेगी, तो ईट जो है वो क्या करती है, थ्रस्ट जो होता है ना, पहले तो आप ये समझिए थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, P होता है आपका F/A। ठीक है, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आपने एक ईट ली है, ठीक है, उसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट क्या है, H है। अब आपने उसको एक टेबल पे रखा, दैट डिफरेंट फेसेस टच द सरफेसेस ईच टाइम, कि अलग अलग उसके जो फेस हैं वो उसको क्या करते हैं, टच करते हैं। मान लीजिए एक बार आपने ऐसे रख दिया, एक बार आपने उसको ऐसे रख दिया, एक बार आपने उसको ऐसे रख दिया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से वो क्या करेगी, टेबल को टच करेगी। अब यहाँ पे पूछा है कि अलग अलग केसेस में जो ब्रिक है वो क्या एग्जर्ट करेगी, सेम थ्रस्ट सेम प्रेशर, सेम थ्रस्ट बट डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट थ्रस्ट बट डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट थ्रस्ट बट सेम प्रेशर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट जो होता है ना वो एक फोर्स होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बल। ये एक टाइप का फोर्स है, बल है, यानी कि जो जब हम किसी चीज को पुश करते हैं ना वही होता है आपका थ्रस्ट। ठीक है, जब आप एक डायरेक्शन में अपना पूरा फोर्स लगाते हो या अपने मास को एक्सीलरेट करते हो तो उसी को ही हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्लियर। अब यहाँ पे ईट जो है वो क्या करेगी, टेबल पे अपना एक फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे थ्रस्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, थ्रस्ट सेम रहेगा, लेकिन जो प्रेशर है ना वो अलग हो जाएगा। प्रेशर कैसे अलग हो जाएगा, प्रेशर बेसिकली होता है एरिया। अब आपने जब ईट को इस तरीके से रखा तो ये पूरी की पूरी ईट जो है वो लेंथ वाइज है, यहाँ पे ईट कैसे है, विड्थ वाइज है, यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन में है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन जब आप ईट का एरिया कम कर दोगे तो उसका जो प्रेशर है वो हर टाइम अलग अलग होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रस्ट तो सेम रहेगा, यानी कि फोर्स जो है वो तो सेम रहेगा, उसका मास बिल्कुल सेम रहेगा चाहे आप उसको कैसे भी रखो, लेकिन जो प्रेशर है वो हर पोजीशन में वो अलग अलग प्रेशर को शो करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थ्रस्ट जो होती है ना वो हमेशा एक कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल चूज द ग्रुप इन विच पार्ट ऑफ द स्टेमन एंड पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ ए फ्लावर आर करेक्टली मैच। यहाँ पे आपसे स्टेमन और पिस्टिल जो है उनके पार्ट्स पूछे हैं कि कौन से जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो स्टेमन होता है वो कैसा होता है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जबकि पिस्टिल जो होता है वो कैसा होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो मेल होता है उसमें एक तो ये होती है फिलामेंट, ठीक है, और ऊपर की तरफ आपने देखा होगा छोटे छोटे से एंथर निकले हुए होते हैं। तो स्टेमन जो है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंथर होता है और फिलामेंट होती है, एंथर होता है फिलामेंट होती है।
अब अगर हम फीमेल यानी कि पिस्टिल की बात करें तो उसमें एक तो होती है स्टाइल, ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब होती है, ऊपर स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा का मेन काम होता है यहाँ से जो भी पोलन ग्रेन्स आते हैं उनको अपने ऊपर स्टिक करवाना, ठीक है। वो स्टाइल के थ्रू नीचे जाते हैं। नीचे क्या होती है, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ये आपका क्या होता है, प्लेसेंटा। तो इसके मेन पार्ट कौन से हुए, एक होता है आपका स्टिग्मा, एक होती है आपकी स्टाइल और ये होती है आपकी ओवरी, ठीक है। ये होते हैं आपके ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योरेशन के बाद, सीड में, और ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स वेयर एवर ओव्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू सीड्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेपल और एक लिखा हुआ है यहाँ पे पेटल। पेटल जो होता है ना वो किसी भी फ्लावर के कलरफुल पार्ट्स होते हैं जिनको हम पत्तियां बोलते हैं, कलरफुल। जैसे गुड़हल के में रेड होती हैं, कुछ आपने पर्पल कलर के फूल देखे होंगे, अलग अलग होते हैं। तो उनमें क्या होता है, इसका मेन काम होता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि पेटल्स की जो स्मेल होती है उससे क्या होता है, इंसेक्ट्स फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेपल जो होता है, आपने किसी भी फ्लावर के बाहर एक स्ट्रक्चर देखी होगी, ग्रीन कलर की पत्तियों का एक ग्रुप होता है, इसे हम बोलते हैं सेपल। वो क्या करता है, जब बड फॉर्मेशन होता है फ्लावर का तो उसमें उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें एक तो होती है आपकी ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, और एक होती है आपकी म्यूकोसा सेल। तो जो ऑक्जेंटिक सेल होती है उसका काम होता है HCl को सिक्रीट करना, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर ये पेट में बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो कई बार होता है हमको एसिडिटी हो जाती है, और कई बार आपने सुना होगा पेट में अल्सर हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो HCl होता है वो क्या करता है, जो लाइनिंग होती है ना स्टमक की अंदर की, उसको धीरे धीरे डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे म्यूकोसा सेल होती है जिससे क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस। म्यूकस का मेन काम होता है जो भी HCl सिक्रीट हो रहा है उससे जो फ्रिक्शन है पेट में उसको प्रोटेक्ट करके रखना, जिससे पेट जो है उसमें आपके मतलब छिलना ना आए। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो पेनक्रियाज में है, बाइल जूस लिवर से सिक्रीट होता है और कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। डाइजेस्टिव जूस आपके अलग होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। आफ्टर डिगिंग ए ग्रास प्लांट, जो ग्रास प्लांट है उसको डिग करने के बाद एक बच्चे ने ऑब्जर्वेशन किया इसकी रूट और पत्तियों में। नोट डाउन हिज ऑब्जर्वेशन इज, उसने क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन को अपनी कॉपी में लिखा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ऑब्जर्वेशन कई बार आपसे पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आपने जो सामने होते हुए देखा उसको जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो या एज इट इज किसी को बताते हो, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। रूट्स जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है फाइब्रस रूट और एक होती है टैप रूट। टैप रूट होती है जिसमें एक मेन रूट होती है और साइड से क्या होता है, छोटे छोटे से जो हेयर्स हैं वो निकलने लग जाते हैं, दिस इज योर टैप रूट। एक होती है आपकी फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब होता है जिसमें सारी रूट जो होती हैं वो मेन रूट होती हैं और जो रूट्स होती हैं उनका क्या बनता है, गुच्छा बन जाता है, क्लियर। उसे हम बोलते हैं क्या, फाइब्रस रूट, और इसे हम बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो टैप रूट होती है उसकी पत्तियां हमेशा कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है, जैसे आपने गुलाब की पत्ती देखी होगी, गुड़हल की पत्ती देखी होगी, इनमें क्या होता है, मान लीजिए कोई पत्ती है, बीच में क्या होगा, एक मिड वेन जाती है, यहाँ से ऐसे वेन्स निकलती हैं, ठीक है, मिड वेन के साइड से वेन्स निकलती हैं। और जबकि अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो यहाँ पे जो पत्तियों का वेनेशन होता है दैट इज योर पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पत्ती है, इसमें जो पत्तियां जाती है ना वो बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी खड़ी लाइनें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। जो ग्रास प्लांट होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, आपका घास हो गया, बांस का पौधा हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके पैरेलल वेनेशन को शो करते हैं। आपका पैडी जो प्लांट्स होते हैं, पैडी के अंदर भी ये आपका जो पैरेलल वेनेशन है वही शो होता है। नॉर्मल जितनी भी पत्तियां होती है ना जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट, और जो आपके पैडी क्रॉप होती है, घास हो गया, बांस हो गया, इन सब में क्या होता है, फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। फाइब्रस रूट के साथ हमेशा पैरेलल होता है, टैप रूट के साथ हमेशा रेटिकुलेट होता है। जितने भी नॉर्मल प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ये होता है, जितने भी घास बांस और आपके ये पैडी क्रॉप्स हैं उनमें ये होता है। तो यहाँ क्या होगा, आपका ग्रास प्लांट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको मालूम करना है। सोडियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड इन केरोसिन। जो सोडियम होता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है, और ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम जो होता है वो बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, इसलिए सोडियम को हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन में। लेकिन जो फॉस्फोरस होता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए फॉस्फोरस को हमेशा किस में रखते हैं हम, वाटर के अंदर, ठीक है। सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, क्योंकि ये विग्रसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जबकि फॉस्फोरस जो है उसको किस में रखा जाता है, पानी में। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77। अ कॉपर वेसल व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स आउटर सरफेस। द ग्रीन मटेरियल इज। कोई भी जो कॉपर मेटल होती है, चाहे वो वेसल हो, चाहे कोई भी आपकी ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, अगर कॉपर को आप ज़्यादा लंबे टाइम तक ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में लाते हैं, जैसे आयरन होता है, ऐसे ही कॉपर को जब आप आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में लाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। लेकिन जब आप कॉपर को ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में लाते हो तो उस केस में क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो उसके ऊपर बनने लग जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि कोई भी कॉपर का बर्तन अगर बाहर रह जाए तो धीरे धीरे उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है आपका, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। और कॉपर कार्बोनेट एक टाइप से क्या होता है आपका, सॉल्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। द एक्टिविटीज विच आर प्रैक्टिसाइज टू एनरिच एंड रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में क्या होता है, आपने मान लीजिए एक बार क्रॉप रोटेशन किया, ठीक है, उसकी डिगिंग कर दी, जो भी वीडी साइड से वो दे दिए, अब आपने उसको छोड़ दिया, थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनकी कमी होने लगती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को वापस से कवर अप करने के लिए, एनरिच करने के लिए या फिर रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मान लीजिए आप एक जैसी क्रॉप को अगर बार बार ग्रो करते हैं, गेहूं है, आप उसको बार बार बोते जा रहे हैं, तो उसमें सॉइल जो होती है वो इनफर्टाइल होना स्टार्ट हो जाती है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है आपने एक बार गेहूं बोया, फिर उसके बाद आप कोई दाल को उसमें खेत में बोएं। क्यों? क्योंकि दाल जो होती है उसमें नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से सॉइल बार बार रिच होने लग जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो बार बार कवर अप होने लगते हैं। अब मैन्योर्स को ऐड करें। मैन्योर्स होते हैं आपके जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है, मैन्योर्स जो होते हैं वो सॉइल को बहुत ज़्यादा एनरिच करने के काम में आते हैं, क्योंकि मैन्योर्स जो होते हैं वो हमेशा ह्यूमस रिच होते हैं। फर्टिलाइज़र ऐड करें। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है NPK जो है उनको सॉइल के अंदर ऐड करना। इरिगेशन होता है जब आप वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं उनके थ्रू पानी में सप्लाई करते हो। आपने सुना होगा ड्रॉपिंग मेथड ऑफ वाटर, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जब सॉइल के अंदर पानी जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जाता है, पानी वेस्ट नहीं होता और सॉइल उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये गलत है, ये गलत है। अब यहाँ पे अगर देखें डीप प्लगिंग तो उसके लिए होती है कि सॉइल के अंदर जो गांठें होती हैं उनको तोड़ने के लिए, जिससे कि उसमें कैविटी बन सके और ब्रीदिंग हो सके। तो यहाँ क्या होगा, क्रॉप को रोटेट करना, मैन्योर ऐड करना और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ रबी क्रॉप्स। इंडिया में एक तो होती है आपकी राबी क्रॉप्स, एक होती है खरीफ और एक होती है आपकी जायद, ठीक है। जो जायद होती है ना, ये यूजुअली आपके खीरा, ककड़ी, टमाटर ये सब होते हैं आपके जायद में, खरबूज, तरबूज। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें ना तो रबी क्रॉप्स होते हैं आपकी गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सब होती है आपकी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को बोया जाता है आपका अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, और इसको काटा कब जाता है, फरवरी और मार्च में, ठीक है। अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो इसको बोया जाता है जून जुलाई में, ठीक है, जून और जुलाई में, ठीक है, और इसको काटा कब जाता है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। ये होता है आपका खरीफ क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप होती है उसमें आता है आपका धान, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पैडी, ये सब क्या होते हैं आपके खरीफ क्रॉप होती है। और अगर रबी क्रॉप की बात करें तो चना, सरसों, मटर और गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये होता है आपका रबी क्रॉप। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। यहाँ पे ग्राम सही है, मस्टर्ड सही है, लेकिन सोयाबीन क्या है आपकी खरीफ की क्रॉप है, पैडी क्या है, खरीफ की क्रॉप है, ग्राउंडनट खरीफ की क्रॉप है,
पैडी और मेज क्या है, खरीफ की क्रॉप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद ए स्पीड ऑफ v1। एक कार है, उसने पूरी डिस्टेंस को कवर किया। फर्स्ट हाफ की जो डिस्टेंस है उसने वो कवर की v1 स्पीड पे, ठीक है। नेक्स्ट हाफ जो है वो उसने कवर की स्पीड v2 पे। तो जो एवरेज स्पीड ऑफ द कार टू कंप्लीट इट्स होल जर्नी, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्पीड का एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड जो होती है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसे हम बोलते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। जब फर्स्ट हाफ अलग स्पीड पे कवर हो रहा हो, सेकेंड हाफ अलग स्पीड पे कवर हो रहा हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। अ क्लास 7 टीचर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर स्टूडेंट इन द क्लास। कक्षा 7 की जो टीचर है उसने अपने बच्चों से क्लास में क्वेश्चन पूछा, व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट गेट वाटर फॉर अ वीक, द क्वेश्चन इज बेस्ट सुटेड टू। उसने अपने बच्चों से पूछा क्या होगा अगर आपको एक वीक तक पानी ना मिले। सेंसिटाइज द लर्नर्स ऑन जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। पानी का जो जुडिशियस मतलब जो काम भर का यूज़ होता है उस पर बच्चों को सेंसिटाइज करना कि पानी को वेस्ट ना करें। प्रमोट इमेजिनेशन। इस क्वेश्चन में पहली बात तो कुछ भी इमेजिन करने जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। इमेजिनेशन में क्या होता है, बच्चा ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। एसएस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग और सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ पे पानी के सोर्सेज को लेके कोई भी बात नहीं हुई है। वाटर के सोर्स तो बहुत अलग अलग होता है, टैप वाटर होता है, आपका कुआं, बावड़ी, बहुत सारे सोर्स होते हैं। चेक द जनरल अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट। तो जनरल अवेयरनेस को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को पानी को लेके थोड़ी अवेयरनेस पैदा करना, बच्चे जो है पानी के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकें। कई लोग पानी जो वेस्ट करते हैं उस चीज को बच्चे समझ सकें। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ इन साइंस एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि साइंस में एक तो होता है थ्योरी और एक होता है लॉ। जो लॉ होते हैं ना उनको आप चेंज नहीं कर सकते। लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, लॉ ये चीज बताता है कि नेचर में कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जबकि थ्योरी जो होती है वो बता रही है कैसे होता है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस जो होता है ना इनमें, ये थ्योरीज जो होती है ना, जैसे आपकी हो गई बिग बैंग थ्योरी, आपकी अगर बात करें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सब होते हैं थ्योरी। जबकि अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ होता है आपका लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ जो होते हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते और जो लॉज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते। जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी का मतलब होता है कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, जबकि लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कोई चीज अगर हो रही है तो कैसे हो रही है। क्लियर। लॉ क्या डिफाइन करता है, कैसे हो रही है, जबकि थ्योरी क्या डिफाइन करती है, क्यों हो रही है, ठीक है। ये क्या करती है, जो थ्योरीज होती हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, उनके अंदर कंडीशंस नहीं होती। जबकि जो लॉ होता है वो क्या करता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको लेके आगे चलता है। तो लॉ जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद। लॉ जो है साइंस में फैक्चुअल होता है, प्रिडिक्टिंग होता है, अनचेंजिंग होता है। लॉ इन साइंस इज ए यूनिवर्सली ऑब्जर्वेबल फैक्ट। अ लॉ इज साइंस हैज नो एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन व्हाट इज फ्रेम्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो लॉ होता है उसमें से गलत विकल्प चुनना है। विज्ञान में नियम को व्यापक शोध के बाद बदला या प्रतिस्थापित किया जा सकता है, नहीं। जो नियम होते हैं उनको आप कभी भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, ना ही उनको चेंज कर सकते हो। जो लॉ होता है अगर वो एक बार बन जाता है तो पूरे जो यूनिवर्स है वो उसको एक्सेप्ट करता है और वो किसी भी फेनोमेना का जो नेचर है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। ये ऑलरेडी प्रूफ और एविडेंस जो है उस पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। विज्ञान में नियम तथ्यपूर्ण, पूर्व अनुमानित और अपरिवर्तनशील हैं। बिल्कुल सही बात है। जो नियम होता है वो हमेशा फैक्चुअल होते हैं, पहले से अनुमानित होते हैं और अनचेंजेबल होते हैं। विज्ञान में नियम सार्वभौमिक रूप से अवलोकित तथ्य है। यूनिवर्सली जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो देन इट बिकम्स अ लॉ, ठीक है। विज्ञान में नियम के गठन के समय उसकी कोई व्याख्या या अपवाद नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जब भी आप कोई लॉ देते हो तो उस टाइम उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। थ्योरी जो होती है ना वो कभी भी कंडीशंस कैरी नहीं करती, जबकि लॉ जो होता है वो कुछ कंडीशंस पे आपको लेके जाएगा, ठीक है।
जो लॉ होता है वो हमेशा प्रूफ पे या एविडेंस पे बेस्ड होता है। सो आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, कि जो लॉ होता है उसको आप कुछ शोध के बाद बदल या प्रतिस्थापित कर सकते हो, नहीं थ्योरी होती है जिसको हम बदल या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग एक्टिविटीज डन इन साइंस क्लास। नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है जो साइंस क्लास में की गई। स्टूडेंट्स आर गिवन बैटरीज, बल्ब, कनेक्टिंग वायर एंड वेराइटी ऑफ मटेरियल लाइक पेपर, नेल, पेपर क्ले, वुड, कटर, water, lemon juice, asked to design an experiment to investigate the relationship between nature of the material and conduction of electricity. बच्चे हैं जिनको कुछ बैटरीज दी गई, बल्ब दे दिया, कनेक्टिंग वायर दिया, वेराइटी ऑफ मटेरियल्स दी, जैसे पेपर दे दिया, नेल, पेपर क्लिप, वुड, वाटर, लेमन जूस, और बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए बोला जिसमें वो इन्वेस्टिगेट कर सके रिलेशनशिप को, किसके बारे में, नेचर ऑफ मटेरियल और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या बताना है, एक बार तो बताना है कि मटेरियल का नेचर क्या है, दूसरा बताना है कि वो कंडक्टर है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी प्रमोटेड इन दिस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी करते वक्त कौन सा स्किल है या कौन सी स्किल है जिसको प्रमोट किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, डिफाइनिंग, ऑपरेशनली। जब आप किसी चीज़ को सामने होते हुए देखते हो और एज इट इज़ उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखते हो, आप बताते हो, दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। बच्चा जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा, जब पेपर यूज़ करेगा, नेल यूज़ करेगा, पेपर क्लिप यूज़ करेगा, तो सामने चीज़ों को होते हुए देखेगा। और जब वो चीज़ों को होते हुए देखेगा तो उसको कहीं ना कहीं राइट डाउन भी करेगा, तो वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है। दूसरा है क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासिफाई भी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, रिलेशनशिप मालूम करना है किसके बीच में, मटेरियल का नेचर क्या है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी रहा है या नहीं। तो ये क्या हुआ, एक रिलेशनशिप है। मेजरमेंट, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा, कुछ नापना नहीं है यहाँ। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही बात है। दिमाग में क्या करेगा बच्चा, चीज़ों को लेके कैलकुलेशन करेगा, मतलब चीज़ों को लेके एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, तो अगर हम इसकी जगह इसको इससे रिप्लेस कर दे तो ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाइपोथेसिस अपने दिमाग में कैरी करना। डिफाइनिंग ऑपरेशनली, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए बी एंड डी, ए डी बी एंड, तो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अगर हिंदी में देखें कि विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि या क्रिया की जाती है। बच्चों को बैटरी, बल्ब, संयोजक तार और विभिन्न प्रकार की सामग्री दी जाती है, जैसे कागज, कील, चिमटी, लकड़ी, जल, नींबू का रस, और उसमें विद्युत चालन और सामग्री की प्रकृति के बीच के संबंध की पड़ताल करने के लिए प्रयोग की रूपरेखा तैयार करने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल को इस क्रिया गतिविधि से बढ़ावा मिलेगा। अवलोकन, वर्गीकरण, माप, परिकल्पना को सूत्रबद्ध करना और परिचालित रूप से परिभाषित करना। ऑब्जर्वेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, माप नहीं होगा, परिकल्पना को सूत्रबद्ध किया जाएगा, परिचालित रूप से परिभाषित करना। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को परिभाषित नहीं करना है। परिभाषित का मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ रटी रटाई हो या याद हो और आप उसको एज इट इज़ अपने वर्ड्स में बता देते हैं। यहाँ पे जो परिकल्पना है उसको आप अपने दिमाग में फ्रेमिंग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डी एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्रिप्टर ऑफ इंक्वायरी टीचिंग इन साइंस। इंक्वायरी टीचिंग का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पे बच्चा सेंटर में होता है और बच्चा अपने आप से पूरी चीज़ खुद करता है। टीचर एनकरेज चिल्ड्रन टू इन्वेस्टिगेट दियर ओन आइडियाज़, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे टीचर जो है वो क्या करती है, बच्चों को एनकरेज करती है अपने खुद के आइडियाज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर बच्चे के दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है तो टीचर क्या करेगी, उसको पुश करेगी। टीचर एनकरेज चिल्ड्रन टू चैलेंज ईच अदर्स कंसेप्चुलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। टीचर क्या करती है, बच्चों को चैलेंज करती है। ठीक है। एक दूसरे के जो कंसेप्ट हैं उनको चैलेंज करने के लिए। मान लीजिए एक बच्चा ए है, इसने कुछ सोचा, और ये एक बच्चा बी है, इसने कुछ सोचा, तो ये टीचर क्या करेगी, इसके कंसेप्ट को इसको चैलेंज करने के लिए बोलेगी और इसके कंसेप्ट को इसको चैलेंज करने के लिए बोलेगी। टीचर इंसिस्ट ऑन डेवलपिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। जो टीचर होती है वो इंसिस्ट करती है कंक्लूजन्स को डेवलप करने पर जो एविडेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। टीचर का मेन काम होता है कि जो कंक्लूजन्स होते हैं, जो भी बच्चा एविडेंस के ऊपर कंक्लूड कर रहा है, जो भी रिजल्ट निकाल रहा है, उसको डेवलप करना। टीचर प्रोवाइड द स्टेप फॉर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो टीचर का मेन काम बच्चे को सिर्फ फैसिलिटेट करना है, ना कि क्या करना, स्टेप्स को कंडक्ट करवाना। अगर सारा काम टीचर ही कर देगी तो फिर बच्चा कैसे करेगा, बच्चा तो फिर साइड हो गया ना। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4।
शिक्षक छात्रों को उनके विचारों के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल पॉजिटिव है। जब तक बच्चा खुद से करके नहीं सीखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। शिक्षक छात्रों को एक दूसरे के संप्रतिकरण को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चैलेंज करना। शिक्षक सबूत और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्षों के विकास पर बल देता है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी आपके एविडेंस हैं या जो भी आपके प्रूफ हैं उनके बेसिस पर जो रिजल्ट निकलता है उस पर वो फोर्स करता है। शिक्षक एक प्रयोग के संचालन के लिए चरणों को प्रदान करता है, नहीं। टीचर जो होता है वो एक प्रयोग के संचालन के लिए कभी भी स्टेप्स को मोटिवेट नहीं करता। जेंडर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीवमेंट इन साइंस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जेंडर होता है उसका साइंस में कोई भी लेना देना नहीं है। लेडीज भी साइंटिस्ट बन सकती हैं, बॉयज भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। जो द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, दोनों ही गलत है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज होती हैं ना तो लड़के के लिए अलग होती हैं ना ही लड़की के लिए अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। विज्ञान की जो उपलब्धि होती है उसमें जेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका है, नहीं। ऐसा नहीं है कि साइंस में अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं उनमें लड़कों का योगदान ज़्यादा था, लड़कियों का नहीं था। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। लड़के और लड़कियों के लिए सूचना संसाधन रणनीति अलग अलग होती है, दोनों ही नेट से इंफॉर्मेशन सेम तरीके से निकालते हैं, दोनों के लिए बुक्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही गलत है, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, रिसर्च हैज indicated that children come to the classroom with ideas about science concepts which may be different from science ideas। जो रिसर्च है वो इंडिकेट करती है कि बच्चा जब क्लासरूम में आता है तो वो साइंस के बारे में कुछ ऐसे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आता है जो ओरिजिनल साइंस के आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट से अलग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑल्टरनेट कंसेप्शन। ये जो ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं इनका कौन सा जो है वो मेन फीचर नहीं है। ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं जहाँ पे बच्चा किसी चीज़ को लेके खुद से अपने दिमाग में एक थ्योरी बना लेता है, और दिक्कत तब आती है जब बच्चा उस चीज़ को चेंज करने के लिए तैयार ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। मान लीजिए बच्चे ने अपने दिमाग में कोई चीज़ बना ली, फिट कर ली, ठीक है। वो क्या करता है, अपने तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, और जब नई इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको गैदर करने में वो क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बच्चा है, उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं साइकिल नहीं चला सकता क्योंकि अगर मैं साइकिल चलाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। अब आप कितनी भी कोशिश कीजिए उसकी इस थ्योरी को चेंज करने की, ही वॉन्ट बी एबल टू चेंज इट। दे आर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेबल होती हैं, इनको चेंज करना ईजी नहीं होता है। दे आर ईजी टू चेंज, बिल्कुल गलत है, ये कभी भी ईजी नहीं होती है चेंज करने के लिए। टीचर को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तब जाके बच्चा सामने वाले की थ्योरी को एक्सेप्ट कर पाता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा बच्चा जो ऑब्जर्व करता है ना सामने होती हुई चीज़ को, उसके बेसिस से ही ये इन्फ्लुएंस होती हैं। मान लीजिए बच्चे ने किसी टाइम पे कलरफुल पानी देख लिया, ठीक है। अब उसको आप कितना भी कोशिश कीजिए चेंज करने की कि पानी के अंदर जो है वो कलर था, वो उस चीज़ को नहीं बदलेगा। उसके अकॉर्डिंग पानी रेड भी होता है, पानी ब्लू भी होता है। तो उस केस में क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं से उस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखा है, तब जाके उसके फिनोमेना जो है वो बिल्कुल परमानेंट माइंड में सेट हो जाते हैं। दे ट्रेंड टू फॉलो सिमिलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, वो जो विकास है उसके सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ नेव थ्योरी बनाता है, हर बच्चा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन बनाता है, ठीक है। जब अपन छोटे थे तो अपने दिमाग में कंसेप्शन चलता था कि वाटर जो होता है वो हमेशा ब्लू कलर का होता है, क्यों, क्योंकि बचपन में सब एक छोटी सी डायग्राम बनाते थे, उसमें पानी को हमेशा ब्लू दिखाया जाता था, तो उस चीज़ को चेंज करना बहुत टफ होता है। तो यहाँ क्या होगा, दे आर नॉट ईजी टू चेंज। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। A student put red litmus paper into slaked lime solution. Write the following statement in her copy. Slaked lime solution होता है आपका जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को बनाते हो, ठीक है। कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, दिस इज योर क्विक लाइम, ठीक है। ये जो क्विक लाइम होता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होता है बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पे अगर पूछे कि जो स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन होता है जब आप रेड लिटमस पेपर को इसमें डालते हो तो रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बेसिक नेचर होता है उसमें लिटमस पेपर रेड टू ब्लू होता है और एसिडिक में ब्लू टू रेड, तो ये बिल्कुल सही है। स्लेक्ड लाइम इज बेसिक इन नेचर, ये भी सही है। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन ए बेस,
ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा है कि ये तीनों चीजें क्या हैं, ऑब्जर्वेशन है, इन्फेरेंस है। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो बार बार ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या निकालते हो, एक निष्कर्ष निकालते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होता है जब आप सामने किसी चीज को होते हुए देख रहे हो, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। रेड लिटमस जो है वो ब्लू में टर्न हुआ, तो ये क्या था, बच्चे का ऑब्जर्वेशन था। कैसे, उसको पहले से कोई चीज नहीं पता थी, उसने सिर्फ एक चीज होते हुए देखी कि रेड लिटमस पेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। स्लेक्ड लाइम इज बेसिक इन नेचर। अब उसने क्या किया है, एक निष्कर्ष निकाला है कि जो चूने का पानी होता है वो नेचर में कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये क्या है, बच्चे का एक कंक्लूजन है, बच्चे का एक इन्फेरेंस है। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन ए बेस, यहाँ पे लिखा हुआ है रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन अ बेस, यहाँ पे क्या है, बेस, यानी कि बच्चे ने एक वापस से निष्कर्ष निकाला कि जो बेस सोल्यूशन होता है उसमें रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। तो ये दोनों क्या है, आपके इन्फेरेंस है, जबकि ऊपर वाला क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो है वो ऑब्जर्वेशन है, ये शायद गलत लिखा हुआ है, ए जो है वो ऑब्जर्वेशन है और बी और सी जो है वो यहाँ पे क्या है, इन्फेरेंस है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। इसको ए कीजिएगा, ए जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, जिसके बारे में आपको जब कुछ भी ना पता हो, आप सामने कोई चीज होते हुए देखें और उसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखें, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जब आप कोई रिजल्ट निकालते हो या फिर कोई निष्कर्ष निकालते हो, दैट इज योर इन्फेरेंस। यहाँ पे रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि वो बेसिक नेचर है, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइन भी उसने बेसिक शो किया और जो रेड लिटमस है वो बेस में कैसा होता है, ब्लू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी कंसीडर्ड एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये हमेशा खुले विचार वाले होते हैं, ठीक है। बच्चे को आप फ्री हैंडेड छोड़िए, बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्रेस कर पाता है। वाई पोटैटो इज ए स्टेम, आलू जो है वो एक तना क्यों है, ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड आंसर है, नोट्स होती हैं जिसकी वजह से वो स्टेम होता है। What happens to time period of simple pendulum if length is double? क्या होगा अगर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उस बेसिस पे बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा। तो ये क्या है, क्लोज्ड एंडेड है और सारे बच्चे इसका सिमिलर आंसर देंगे। What are the differences between stem of a rose plant and तुलसी प्लांट। इस क्वेश्चन के आंसर में क्या होगा, एक या दो आंसर अलग होगा, लेकिन ले दे के घूम फिर के आप कहाँ पे जाओगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, फिक्स्ड आंसर रहता है। What would happen if all the petroleum reserve on earth are exhausted? ये क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करेगा। हर बच्चा अपने तरीके से अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। और जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट वुड हैपन, व्हाट इफ यू वर, तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इमेजिनरी क्वेश्चन होते हैं। इनमें बच्चा अपने तरीके से अपने वर्ड्स में फ्रेम करके इन क्वेश्चंस के आंसर करता है। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्रिएटिविटी इन साइंस कैन बी बेस्ट असेस्ड बाय। जो सृजनात्मकता होती है उसको साइंस में कैसे असेस किया जा सकता है, ओलंपियाड के थ्रू, एग्जीबिशंस के थ्रू, एनुअल एग्जाम्स के थ्रू, स्लोगन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। क्रिएटिविटी जो होती है ना, उसका मतलब होता है सृजनात्मकता, मतलब आप कितना ज़्यादा डाइवर्सेंट तरीके से चीज़ों को सोच सकते हो। ओलंपियाड जो होता है वो एक टाइप से समेटिव होता है, ठीक है, आपको लास्ट में सिर्फ रिजल्ट बता दिया जाता है। जो एग्जीबिशन होती है ना, इसमें क्रिएटिविटी देखी जाती है कि आप कितना क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एनुअल एग्जाम जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है, ईयर एंड में होता है, आपको फेल या पास कर दिया जाता है। स्लोगन कंपटीशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट। इन सब में क्या होता है, बच्चे की जो क्वालिटी होती है उसको इग्नोर करके इसमें बच्चे की जो क्वांटिटी है उस पर फोकस किया जाता है, जबकि जो एग्जीबिशन होती है उसमें बच्चे की जो क्वालिटी है उसको ध्यान से देखा जाता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ साइंस टीचर शुड यूज डिफरेंशिएटेड असेसमेंट स्ट्रेटेजीज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। बिल्कुल सही बात है। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है ना, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पे फ्लेक्सिबल करिकुलम और फ्लेक्सिबल असेसमेंट को यूज़ किया जाए। एक यहाँ पे इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उसको यूज़ किया जाता है कि हर बच्चे की नीड को ध्यान में रख के आप उस तरीके का प्रोग्राम सेट करो। तो जो साइंस टीचर होता है उसे डिफरेंशिएटेड असेसमेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए हर बच्चे के लिए। जब आप अलग अलग असेसमेंट स्ट्रेटेजी बनाओगे तो बच्चा क्या करता है, सिक्योर फील करता है, सारे बच्चों का एक प्रॉपर तरीके से हम जजमेंट कर सकते हैं।
येस एज इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट टू एक्सप्रेस दियर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है किसको, सारे बच्चों को अपनी समझ को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में एज पर दियर एबिलिटीज, जितना जिस बच्चे की एबिलिटी होती है उसके हिसाब से वो कॉन्सेप्ट की समझ को एक्सप्रेस करता है। नो एज इट गिव राइज टू इश्यूज ऑफ पेरिटी एंड सब्जेक्टिविटी, नहीं, जब आप बच्चे के हिसाब से क्या करते हो, डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट स्ट्रेटेजीज बनाते हो, तो वो बच्चे की जो पेरिटी और सब्जेक्टिविटी है उसके इश्यूज को क्या कर देता है, राइज नहीं करता है, बल्कि बच्चों को सिक्योर और कंफर्टेबल फील कराता है। तो यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ए और R1 बिल्कुल सही है, ए इज करेक्ट एंड R1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है कि जो डाइवर्सिफाइड बच्चे हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है क्लास में, उसको एज एन एसेट यूज करना, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना, कि सारे बच्चे अपने आप को इजीली सिक्योर फील कर पाए। सो आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट देन पिन मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।